नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल DS24 स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का क्लास 23वें नंबर का है। इससे पहले हम 22 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कुछ ईजी और कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन करेंगे। चलिए डायरेक्ट आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या है सवाल? किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% के छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% के छूट पर खरीदता तो उसे उस घड़ी पर 125 रुपये कम में उसको मिल जाता। तो घड़ी का अंकित मूल्य बताना है कि कितना था, उस पर मार्क प्राइस कितना दिया हुआ था घड़ी का। स्टार्टिंग में घड़ी एक आदमी 10% के छूट पे खरीदा था। बाद में 20% का जब उसको छूट मिला तो आदमी को 125 रुपये कम देना पड़ा घड़ी के खरीदने के लिए। तो बताना है कि घड़ी पे अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस कितना दिया हुआ था। ऐसे क्वेश्चन में जब भी छूट का बात करें तो आप हमेशा इसको अंकित मूल्य से लेकर चलिएगा, हमेशा आप इसको मार्क प्राइस से लेकर चलिएगा। यहीं पे आपको लाभ या हानि देता तो आप उसको क्रय मूल्य से लेकर चलते, आप उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस से लेकर चलते। ठीक है, तो मान लेते हैं हम छूट दिया हुआ यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं कि हम मार्क प्राइस को मतलब अंकित मूल्य को 100 ले लेंगे। हम 100 ठीक है। फर्स्ट केस में 10% का छूट दिया हुआ है तो हम 10% का छूट दे देंगे और उसको हम 90 रुपये में बेच देंगे। सेकेंड कंडीशन में 20% का छूट है तो 20% का छूट दे देंगे, यानी 80 रुपये में बेच देंगे। और दोनों का डिफरेंस 125 के बराबर है तो दोनों का डिफरेंस 10 रेशियो है। इस 10 रेशियो का वैल्यू 125 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है? घड़ी का अंकित मूल्य निकालना है। तो घड़ी का अंकित मूल्य हम 100 माने हुए हैं, मार्क प्राइस 100 माने हुए हैं। तो 10 रेशियो का वैल्यू 125 आएगा तो 100 का कितना आ जाएगा? 100 का आ जाएगा 1250, डायरेक्ट एक जीरो और बढ़ जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? एक मिश्रण में 80% अम्ल है और बाकी का जल है। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल का उतनी ही मात्रा उसमें मिला दिया जाए। तो आपका स्टार्टिंग में क्या था? आपका अम्ल जो था एसिड था और वाटर था। एसिड आपका 80% था और वाटर आपका 20% था। इसको काट दीजिएगा तो रेशियो में कितना आ जाएगा? 4:1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 4:3 करने के लिए, इसका जो रेशियो था 4:3 करने के लिए एसिड में से या फिर मिक्सचर में से कुछ पोर्शन निकाले थे और उसी के स्थान पे वाटर ऐड कर दिए थे। तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा मिक्सचर है, हम 5 लीटर मिक्सचर को हम बाहर निकालेंगे। तो जो 5 लीटर हम मिक्सचर बाहर निकालेंगे इस किस रेशियो में निकलेगा? ये आपका इसी रेशियो में निकलेगा, 4:1 के रेशियो में ही निकलेगा। 4:1 के रेशियो में ही आपका 5 लीटर मिक्सचर निकलेगा। तो कितना आ जाएगा? 4 लीटर तो आपका निकलेगा एसिड और 1 लीटर निकलेगा आपका वाटर। और इसी के स्थान पे आप जल दोबारा उसमें मिला रहे हैं तो उसमें आप 5 लीटर निकाले हैं मिक्सचर, तो 5 लीटर इसमें आप जल डाल दीजिए। यही आपका टोटल फाइनल आपका रेशियो बनेगा। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आएगा? ये आपका बचेगा 4:1। ये आपका माइनस का 4 ही रहेगा, ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा, दोनों मिलके प्लस का 4 हो जाएगा। और ये आपका 4:3 इसका रेशियो मिल जाएगा, जो कि आपका ये एसिड है, ये वाटर है, यही आपका फाइनल रेशियो मिलेगा। ठीक है, हम तिरछा तिरछी यहाँ पे गुना करके, कैंची मार गुना करके रेशियो निकालेंगे। एक रेशियो कितना हम डालेंगे निकालेंगे तो क्या बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। कितना आया था हम लोग का? एसिड और वाटर 4:1 स्टार्टिंग में था, 4:1 स्टार्टिंग में था। -4 लीटर आप एसिड निकाले थे और यहाँ पे फिर से 4 लीटर आया था। ठीक है, क्योंकि आप 5 लीटर आप मिक्सचर बाहर निकाले थे। बाद में रेशियो आपका 4:3 आया था। आप कैंची मार गुना कीजिए, दोनों तरफ से घटा दीजिए। 4 तिया 12 होगा और इधर से 4 आएगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा।
8 बचेगा। उसके बाद देखिए ये 4 चौका 16 और इसमें से इसका घटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस आ रहा है, अब घटा भी रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, मतलब 16 आएगा और माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 16 और 12 28 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 8 रेशियो आया है और जो 28 रेशियो आया है, ये क्या है? 8 रेशियो आया है, ये आपका मिक्सचर का क्वांटिटी को बता रहा है, क्योंकि आप स्टार्टिंग का जो रेशियो दिया हुआ था 4:1 और जो लास्ट का जो रेशियो दिया हुआ था उसी में से आपको 8 बचा हुआ है, और जो 28 रेशियो है ये आप उसमें से कितना निकाल रहे हैं या फिर डाल रहे हैं उसका रेशियो है, ये रिमूवल का है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमको इसी का वैल्यू पता करना है कि एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा। 28 रेशियो का वैल्यू 8 है। ठीक है, यहाँ से 28 रेशियो का वैल्यू 8 है, तो एक रेशियो का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो मतलब एक रेशियो मतलब क्या निकाल रहे हैं आप, कितना डाल रहे हैं और निकाल रहे हैं मिक्सचर में से, उसका रेशियो है। कितना बचेगा, 8/28 होगा। इसको आप 4 से काट दीजिए तो 2/7 इसका आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू आपको 2/7 मिला। लेकिन ये क्या है, ये एक रेशियो डालने निकालने वाला है, तो आप मिक्सचर में से 5 लीटर निकाले हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे 5 रेशियो का वैल्यू निकालोगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10/7 लीटर आप क्या किए हो, मिक्सचर बाहर निकाले हो, और 10/7 ही आप क्या किए हो, वाटर डाले हो। ठीक है, 10/7 आप टोटल मिक्सचर निकाले हो या फिर वाटर डाले हो। तो आपको पूछा है कि कितना भाग, कितना भाग का मतलब 10/7 भाग, कहाँ से, तो 5 रेशियो से। आपका यही न है जी इनिशियल क्वांटिटी, तो 5 रेशियो से आप 10/7 भाग निकाल लिए हो। इसका मतलब है काट दीजिए, आपका 2/7 भाग टोटल आप क्वांटिटी का क्या है, जल निकाले हो, सॉरी जल डाले हो और मिक्सचर निकाले हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों को 20,000 रुपये में खरीदा था। बाद में उसने उस घोड़े को 20% लाभ में बेचा और गाड़ी को 10% की हानि में बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। तो घोड़े का आपको क्रय मूल्य बताना है, घोड़े का कॉस्ट प्राइस बताना है। इस क्वेश्चन में हम एलिगेशन का यूज करेंगे। आपको हम बताए थे कि मान लीजिए कि यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, यहाँ भी स्पीड दिया हुआ है, आप एलिगेशन लगा रहे हो तो यहाँ भी आपको स्पीड चाहिए। ठीक है, आप एलिगेशन जब भी लगाओगे ऐसे केस में तो आपको किस चीज़ का रेशियो मिलेगा, यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा ये आपका टाइम का रेशियो मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि स्पीड का जो यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर में होता है, किलोमीटर पर आवर में होता है। तो जो भी नीचे वाला क्वांटिटी है ना, हर में डिनोमिनेटर में, वही आपका रेशियो देता है यहाँ पे। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट और लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस किस पे हम कैलकुलेट करते हैं, सीपी पे, मतलब क्रय मूल्य पे। प्रॉफिट दिया रहे तो आप उसको क्रय मूल्य पे ही निकालोगे, लॉस दिया रहे तब पर भी उसको क्रय मूल्य पे ही निकालोगे। तो जो आपका रेशियो यहाँ पे मिलेगा आपको सीपी का मिलेगा, आपको क्रय मूल्य का रेशियो मिलेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। घोड़ा और एक गाड़ी है, घोड़ा है और एक गाड़ी है। घोड़ा को 20% के लाभ पे बेचा है, 20% के प्रॉफिट पे, और गाड़ी को 10% के हानि पे, 10% का हानि पे, और उससे कुल सौदे में 2% का लाभ मिला है, +2 का उसको लाभ मिला है 2% का। इसको एलिगेशन लगाइए, घटाइए, जोड़िए। पता है ना कैसे घटाते हैं, जो ज़्यादा हो उसमें से घटाते हैं, फिर यहाँ से इसको घटाते हैं। ठीक है, तो 20 में से 2 गया तो 18 बचा, और उसके बाद यहाँ से इसमें घटाइए तो 2 माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको यहाँ 12 मिल जाएगा। ठीक है, सो काट दीजिए 6 से, तो 2:3 का वैल्यू मिला, 2:3 मिला। ये क्या मिला है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का रेशियो है। घोड़े का जो आपका रेशियो मिला है 2 मिला है, और गाड़ी का रेशियो आपका
3 मिला है। तो यहीं पे आपका जो क्रैमुल है 5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये। ठीक है, तो आप यहाँ से 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4,000। तो घोड़े का क्रैमुल बताना है, घोड़े का क्रैमुल कितना है, 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8,000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, यदि किसी राशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने के बाद जोड़े जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर 36 हो तो वह राशि कितनी होगी। यहाँ पे आपको 12% वार्षिकी है, एनुअली है और हर 6 महीने के लिए है। ठीक है, बाद में आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 1 वर्ष का अंतर दिया हुआ है 36 रुपये। तो आपको राशि बताना है, तो राशि कितना था, 12% दिया हुआ है वार्षिकी, मतलब 12 मंथ का रेट है आपको 12% का। तो 1 मंथ का रेट कितना हो जाएगा, 1 मंथ का रेट 1% हो जाएगा। यहाँ पे आपको हर एक 6 महीने पे निकालना है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 6 मंथ का रेट कितना हो जाएगा, 6%। ठीक है, तो पहला 6 महीने में 6% का रेट होगा और दूसरा 6 महीने में 6% का रेट हो गया। आपको साल भर का यहाँ से इंटरेस्ट मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। वही आपका ब्याज क्या दिया है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पे, एक साधारण ब्याज पे 1 साल का दिया हुआ है 36 रुपये, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है रुपये। तो क्या कीजिएगा आप, पहले तो इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, साधारण ब्याज निकालिए। तो आपका पहले 6 महीने के लिए 6% और अगले 6 महीने के लिए फिर से 6%। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 12% आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 + 6, यही करते थे हम, x + y + xy बाई 100 करते थे। ठीक है, इसमें आप क्या करते थे, x + y केवल कर दीजिए, दोनों को जोड़ दिए, 12% आ गया। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आप क्या कर रहे थे, ये तो सेम यहाँ तक है, एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हैं, ब्याज पे ब्याज देने के लिए xy बाई 100 कर रहे हैं। ठीक है, हमको दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो केवल हम इतना वैल्यू ले लेंगे, यही तो एक्स्ट्रा है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमको अंतर निकालने के लिए बस यही मेरा अंतर है, क्योंकि x + y दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो इधर का दोनों का हम हटा देंगे, 12 हटा देंगे, बस हमको xy बाई 100 करना है, मतलब 6 × 6 करना है, उसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो 0.36% मेरा क्या है, अंतर आया है, क्या है चीज़ का, आपका चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का। क्वेश्चन में इसी का अंतर 36 रुपये दिया हुआ है, 0.36% जो मेरा इंटरेस्ट आया है, ब्याज आया है, दोनों को घटाने पे इसी का वैल्यू आपको 36 रुपये दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा है, राशि पूछा है, तो राशि हमेशा 100% निकालते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये जाएगा तो नीचे आपका बचेगा 0.36, इसमें 100 से गुना कर दीजिए, बचेगा 10 के पावर 4, यानी आपका 10,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, मनोज एक काम को 42 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे ज्योतिश्री से सहायता मिला, जिसका जो अब उसका एफिशिएंसी है, मतलब कार्यकुशल है, वो 100% अधिक कार्यकुशल है मनोज से। ये 100% अधिक कार्यकुशल का मतलब क्या है, मनोज से 2 गुना काम ज़्यादा करती है। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे। जो मनोज है 42 घंटे में काम करता है और ज्योतिश्री उससे 2 गुना कार्यकुशल है, मतलब उससे 2 गुना क्षमता से काम करती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मनोज है, ये आपका ज्योतिश्री है। ठीक है, दोनों का जो इफिशियंसी है एक दूसरा से 2 गुना है, इफिशियंसी मतलब 1 घंटे में कितना काम करते हैं। तो मनोज तो 1 काम कर रहा है, तो ज्योति 2 काम करेगी। ठीक है, रेशियो दोनों का, क्योंकि ज्योति यहाँ पे 100% अधिक कार्यकुशल है, तो ज्योति का हम 2 लेंगे, तभी मनोज का 1 आएगा। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जब भी आपका डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, मेरा डिस्टेंस फिक्स होता है,
दूरी मेरा एकदम फिक्स होता है तो आपका जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम का, मतलब एक दूसरे के उल्टा हो जाता है। एक और फार्मूला आप पढ़े थे, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। यहाँ पे आपका वर्क फिक्स है तो आपका इफिशियंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम का, मतलब एक दूसरा का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका टाइम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, मनोज 42 घंटे में पूरा काम करता है तो मनोज का टाइम 2 का है। 2 का वैल्यू मनोज का 42 के बराबर है, 42 घंटे मनोज के बराबर है। तो ज्योति के 1 के बराबर कितना आ जाएगा, 21 घंटे में क्या करती है ज्योति श्री उस काम को खत्म कर देगी। मनोज को 42 घंटे लगते हैं और ज्योति को 21 घंटे लगते हैं। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इंटू टाइम। इफिशियंसी 1 है और टाइम उसका 42 घंटे हैं, तो वर्क आपको मिल गया कितना, वर्क मिल गया आपको 42। इधर से भी देख लीजिए आप, आपको इफिशियंसी 2 है और टाइम 21 है, तो 21 दूना 42, आपको काम तो मिल गए 42। ठीक है, अब बोलता है कि दोनों मिलकर कितने समय में काम को पूरा कर लेंगे। दोनों का इफिशियंसी क्या है, 3, 2 और 1 3 एफिशिएंसी से 42 काम को कितने देर में कर लेंगे, तो 42/3 14 घंटे में दोनों कर लेंगे मिल के। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है स्ट्रेटेजी के, क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के अभाव में कौन सा प्रोडक्ट बनाता है। जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का अभाव होता है तो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो बनाता है आपको लैक्टिक एसिड। आपको कल ही हम बता चुके हैं, जब ग्लूकोज का जब आंशिक विखंडन होता है मतलब ऑक्सीकरण होता है तो पायरुवेट प्लस 2 ATP एनर्जी निकलता है, पायरुवेट में बदल जाता है। ये कहाँ पे होता है, तो आपका जीव द्रव में होता है, क्रोमोसोम में हो जाता है। ठीक है, इसमें 3 कंडीशन बनता है, जब एक उसको पूरा ऑक्सीजन मिले, भरपूर ऑक्सीजन मिले, एक ऑक्सीजन का अभाव होता है, दूसरे में पूरा ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजन मिले ही नहीं, 3 कंडीशन बनता है। ठीक है, जब उसको भरपूर ऑक्सीजन मिला, इस केस को बोलते हैं हम एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन। ठीक है, इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 ATP आपको एनर्जी मिलता है। ठीक है, एक कंडीशन होता है जिसमें ऑक्सीजन का पूरा अभाव रहता है। ठीक है, इसमें आपको लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड मतलब आप जब एक्सरसाइज जिम करते हैं तो उस समय ऑक्सीजन का अभाव होता है शरीर में, ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे हमारे शरीर में पेन होता है, दर्द महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, जब ऑक्सीजन का पूरा मतलब कमी है, ऑक्सीजन रहे ही नहीं, तो उस केस में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया और ईस्ट की मदद से एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ग्लूकोज का। ये सब मैंने आपको बताया, ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीजन बोल रहा हूँ, ग्लूकोज का बदला हुआ रूप है। ठीक है, जब ऑक्सीजन उसको भरपूर मिले तब कौन सा रूप होगा ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का अभाव रहेगा तब ग्लूकोज का क्या रूप होगा, और जब ऑक्सीजन एब्सेंट रहे, ऑक्सीजन नहीं मिले, तब उसका कौन सा उसका रूप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। यहाँ कौन सा पूछा था, जब ऑक्सीजन का अभाव में होता है तो आपको लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, बॉडी में पेन होता है और क्योंकि दिया हुआ है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्या है, पीले फास्फोरस को कहाँ पर रखा जाता है। पीला फास्फोरस या फिर इसको वाइट फास्फोरस भी बोलते हैं, सफेद फास्फोरस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है, पानी में डुबो कर, क्योंकि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब भी ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ना पीला फास्फोरस, तो उसमें आग लग जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको पानी में डुबो कर रखा जाता है। ज्वलनशील है, इसका मतलब इसको हम आतिशबाजी के सामान बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ज्वलनशील है, जिसको हम आतिशबाजी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आपको हम पिछले क्लासेस में, हमको याद नहीं है, आपको हम बताए थे आतिशबाजी में रेड कलर और ग्रीन कलर किसके कारण होता है। रेड कलर होता है आपका स्ट्रोंशियम के कारण। ठीक है, SR बोलते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, लगभग 38 होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर आपका बेरियम के कारण होता है, बेरियम के कारण ग्रीन कलर, इसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। रेड कलर स्ट्रोंशियम के कारण, ग्रीन कलर बेरियम के कारण, ये भी आपको याद रखना है। और आपको हम क्या बताए थे, पीला फास्फोरस को इसका हम P4 के रूप में लिखते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो P4 के रूप में हम इसको लिखते हैं पीला फास्फोरस को। ये तो हो गए पीला फास्फोरस या फिर व्हाइट फास्फोरस। आपको हम बताए थे रेड फास्फोरस भी, वो क्या था, रेड फास्फोरस जो आपका वो देखे है ना माचिस, तो माचिस के किनारों पे लगा रहता है रेड फास्फोरस।
माचिस के किनारों पर लगा रहता है। जो माचिस की जो तीलियां होती है ना, उसके ऊपर जो ये है राउंड शेप, इस पर भी रेड फास्फोरस लगा रहता है। चूहे को मारने के लिए हम रेड फास्फोरस का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम रेड फास्फोरस को P2 से दर्शाते हैं, P2। P4 को दर्शाते हैं पीला फास्फोरस या फिर श्वेत फास्फोरस को, लेकिन P2 हम दर्शाते हैं रेड फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को। नेक्स्ट क्या है, योर बेस्ट डे इज टूडे। पुस्तक के लेखक कौन है? योर बेस्ट डे इज टूडे इंपॉर्टेंट बुक है, NTPC में पूछ चुका है, इसको याद रखिएगा। कौन सा है, किसने लिखा है? अनुपम खेर ने, एक्टर हैं अनुपम खेर, उन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है योर बेस्ट डे इज टूडे। इनका एक और फेमस बुक है, उस बुक का नाम क्या है? तो लेसन लाइफ टॉट मी ऑन लोनली, ठीक है। लेसन लाइफ टॉट मी ऑन लोनली, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा इनका बुक का नाम। इनसे पहले आपको हम शशि थरूर का बुक का नाम बताए थे, ठीक है। शशि थरूर का बुक का क्या क्या नाम था? एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, वाई आई एम हिंदू, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, ठीक है। 4 बुक इनका है शशि थरूर से, ये भी याद रखिएगा। द एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, वाई आई एम हिंदू और इंडिया द फ्यूचर इज नाउ। और किसका बताए थे? प्रेमचंद्र का। प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। इनका बुक कौन कौन सा है? तो हो गया आपका गोदान, गबन, कर्मभूमि, शतरंज का खिलाड़ी, मानसरोवर और ईदगाह। इतना आपको प्रेमचंद से याद रखना है। और किसका बताए थे? हाँ, R.K. नारायण का बताए थे। R.K. नारायण का कौन सा है? तो मालगुडी डेज जो आपको बताए थे हम। और कौन कौन सा था R.K. नारायण का? स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड, अंडर द बनियान ट्री, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, वेटिंग फॉर महात्मा और बैचलर ऑफ आर्ट्स। इतना चीज़ें आपको याद रखना है, बस आप सुनते जाइए। आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, आप आराम से पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये बुक इनका बुक है, ठीक है, सुनते जाइए आप। जब भी बुक का हमको मिलेगा क्वेश्चन, आपको हम पूरा बुक का जितने भी बता चुके हैं, 4 लोगों का बता चुके हैं, चारों का बुक का आपको अब हम बताते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? माउंट एलब्रूस कहाँ का सबसे ऊंचा चोटी है? माउंट एलब्रूस आपका यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी है। आप यूरोप के अलावा हमको उत्तरी अमेरिका का बता दीजिए, साउथ अमेरिका का बता दीजिए, अफ्रीका का बता दीजिए, यूरोप का बता दीजिए। आप एशिया का सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताइए, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताइए, न्यूजीलैंड का बताइए, और यहाँ पे आप अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम बताइए एक ही बार में। तो आपको तो एशिया का पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट है। आपको यूरोप का पता चल गया कि माउंट एलब्रूस है। ये आपका है उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे रॉकीज माउंटेन है, रॉकीज पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे आपका है अलास्का। अलास्का के रीजन में ही रॉकीज माउंटेन का सबसे ऊंचा चोटी है माउंट मैकिनले, जिसको कि हम डेनाली रेंज भी बोलते हैं। ये है आपका साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। इसमें कौन सा माउंटेन है? ये आपका पर्वतमाला है एंडीज। इसका सबसे ऊंचा चोटी है आपका माउंट एकांगुआ। कौन सा? माउंट एकांगुआ। ये है आपका अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट कोसियस्को। ये है आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में सबसे ऊंचा चोटी कौन है? माउंट कुक। ये है पूरा आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, अंटार्कटिका का माउंट विंसन मैसिव, न्यूजीलैंड का माउंट कुक, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा आपका माउंट कोसियस्को, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा माउंट एकांगुआ, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेनाली रेंज या माउंट मैकिनले, अलास्का वाले रीजन में है। यहाँ पे आपको बता चुके हैं माउंट एलब्रूस, और ये सबको पता है हिमालय, हिमालय बोल रहा हूँ, एवरेस्ट एशिया का। नेक्स्ट क्या है? भारत भारतीयों के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था मूल शंकर। ये आपको हम बता चुके हैं, इनका मूल नाम था मूल शंकर। और इनका एक बुक भी फेमस है। बुक कौन सा था? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश।
नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक है, सत्यार्थ प्रकाश। इनका एक नारा था, कौन सा नारा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने टर्म यूज किया था स्वराज, कौन सा? स्वराज। पूछता है कि स्वराज टर्म सबसे पहले किसने लाया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वराज टर्म का यूज सबसे पहले पूछता है किसने किया था? तो इसका यूज किया था आपका 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इतना सब सारा चीज़ें आपको दयानंद सरस्वती से याद रखना है। भारत भारतीयों के लिए मूल संकलन का नाम था, बुक सत्यार्थ प्रकाश नाम था, वेदों की ओर लौटो इनका प्रमुख नारा था, और स्वराज का इन्होंने क्या टर्म दिया था? हाँ, एक और है, इन्होंने आर्य समाज का संस्थापक माना जाता है। आर्य समाज का संस्थापक किसको जाना जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है, ठीक है। क्या है? मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक और साथ साथ में भौतिक परिवर्तन भी है, दोनों याद रखिएगा। इस साथ में भौतिक परिवर्तन भी है, ये भी याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में डिफरेंस क्या है? पहले आपको हम भौतिक परिवर्तन कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि पानी का बर्फ बनना, पानी से बर्फ बन गया, इसमें क्या है? शेप साइज तो चेंज हो रहा है, मतलब इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है देखने में वो तो आपको चेंज लगेगा कि पानी से बर्फ बन गया, लेकिन इसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है। आप दोबारा बर्फ को पानी में बदल सकते हैं, ठीक है, मतलब दोनों तरह से इसको चेंज कर सकते हैं आप। ऐसा चीज़ें जो भी हो आप उसको भौतिक परिवर्तन में डालिएगा। जैसे कि चीनी को आप पानी में घोल दीजिए, तो क्या आपको देखने में लगेगा कि चीनी घोल चुका है, मतलब उसका शेप साइज चेंज हो चुका है, लेकिन भौतिक परिवर्तन उसका चेंज नहीं होता है। अगर चीनी मीठा है तो मीठा ही लगेगा, वो तीता नहीं लगेगा, तीखा नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? इसमें उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुणधर्म है, वो चेंज हो जाता है और देखने वखने में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि दूध से दही बनना, दूध से दही बन गया तो आप दोबारा उसको दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं, मतलब एक बार चेंज हो गया तो दोबारा आप उस शेप में उसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर भौतिक चेंज में एक बार बन गया तो दोबारा आप उसको ला सकते थे, जैसे पानी से बर्फ बन गया तो बर्फ से दोबारा आप पानी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में दूध से दही बन गया तो दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जो भी एग्जाम्पल आपके सामने आए आप देखिएगा कि जो हम दोबारा कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि लोहे में जंग लग गया तो पूछेगा वो किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि लोहे में एक बार जंग लग गया तो उसको आप दोबारा अच्छे से, मतलब बिना डस्ट के, बिना जंग के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपके सामने एग्जाम्पल आए तो बस आप ऐसा करके देख सकते हैं। यहाँ पे है मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ऐसा क्यों है कि मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें प्रकाश और जो उसका उष्मा ये तो निकल गया, तो ये तो मतलब परमानेंट उसका गायब हो गया, तो परमानेंट गायब हो जाता है उसको हम रासायनिक परिवर्तन में बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो गया, लेकिन जो जल के बच्चा है नीचे मोम, इस मोम को यूज करके दोबारा से हम मोमबत्ती बना सकते हैं, जो कि मेरा क्या दर्शाता है? भौतिक परिवर्तन भी दिखाता है, मतलब दोबारा हम बना सकते हैं। दोबारा हम बताए थे ना कि जैसे पानी से बर्फ बनना और बर्फ से दोबारा पानी बनना, तो जो यहाँ पर मोम बच गया जल के, इसे हम दोबारा बना सकते हैं मोमबत्ती, तो ये मेरा भौतिक परिवर्तन भी दिखाता है। इसीलिए मोमबत्ती का जलना दोनों दिखाता है, रासायनिक परिवर्तन भी और भौतिक परिवर्तन भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 1951 में भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो भूदान आंदोलन 1951 में विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था। विनोबा भावे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका था। पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसको मिला था? तो विनोबा भावे को ही मिला था। 1958 से ही दिया जाता है। बात आ गया रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहाँ पे दिया जाता है?
तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। उनका राष्ट्रपति का नाम था रेमन मैग्सेसे। उन्हीं के याद में रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। कहाँ पे? फिलीपींस में, राजधानी मनीला में। ठीक है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज बोलते हैं। एशिया का नोबेल प्राइज किसको बोलते हैं? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ही बोलते हैं। विनोबा भावे को 1973 में आपको भारत रत्न में मिल चुका है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? धम्म नीति इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अशोक ने किया था। जब एक कलिंग का युद्ध लड़े थे अशोक 261 BC, मतलब ईसा पूर्व इसको हम बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद से इन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया, इन्होंने धम्म नीति अपना लिया था। अशोक से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो ये तो पता ही है ना कि मौर्य साम्राज्य का मतलब एक महानतम राजा थे अशोक। अभिलेखों में इनका नाम दिया रहता है देवनाम प्रियदर्शी या फिर देवनाम प्रिय, दोनों दिया रहता है, देवनाम प्रिय या फिर देवनाम प्रियदर्शी। जो अभी कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर का संस्थापक कौन थे? अशोक ही थे, ये भी याद रखिएगा। ये बताइए कि अशोक का कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में, ये कौन से शिलालेख में दिया हुआ है? अशोक का कौन सा शिलालेख में? नंबर पूछता है तो वो शिलालेख है 13वां शिलालेख में दिया हुआ है। ठीक है, कि अशोक कलिंग का युद्ध लड़े थे 261 BC में, 261 ईसा पूर्व में। एक सवाल अशोक से और बनता है कि उस बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए जिसको कि अशोक को बौद्ध धर्म में आने के लिए दीक्षा दिया था। उसका नाम था उपगुप्त, ये भी याद रखिएगा। उपगुप्त ने ही दीक्षा दिया था अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। नेक्स्ट क्या है? अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में अमर्त्य सेन को मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है। अभी तक कितने भारतीयों को मिल चुका है? टोटल 10 भारतीयों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। पहले भारतीय को बता चुके हैं, कौन सा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में मिल चुका है। अच्छा ये बताइए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने भारतीयों को मिला है अभी तक? तो 2 लोगों को मिला है। एक तो 1998 में अमर्त्य सेन को हो गए, और एक हो गए 2019 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही किसको मिला था? अभिजीत बनर्जी को मिल गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बात आ गई नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका 1901 से। कब से? 1901 से दिया जाता है। 1913 में पहला भारतीय को मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। कौन सा पुस्तक के लिए? आपका गीतांजलि के लिए, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और जो अर्थशास्त्र है ये पहले आपका नोबेल प्राइज 5 क्षेत्र में मिलता था, बाद में एक क्षेत्र और जोड़ा है। 5 क्षेत्र तो आपको हो गए, अभी नाम बताता हूँ आपको। एक क्षेत्र है आपका अर्थशास्त्र, जो कि इसको 1969 में जोड़ा गया था। अर्थशास्त्र को पहले अर्थशास्त्र में नहीं मिलता था, 1969 में जोड़ा गया है। और कौन कौन सा 5 क्षेत्र थे? तो फिजिक्स हो गए, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन, मेडिसिन, चिकित्सा, इकोनॉमिक्स तो बाद में जोड़ा गया है। पीस था, शांति और लिटरेसी, जिसको कि हम साहित्य बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पहले 5 क्षेत्र थे, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और साहित्य। बाद में 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल किसका संस्थापक थे? डायनामाइट का। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु का नाम क्या था? इनका गुरु का नाम था चाणक्य। और क्या नाम था इनका गुरु का? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कितने नाम हो गए? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त इनका गुरु के नाम था। चाणक्य का फेमस पुस्तक कौन सा है? अर्थशास्त्र, ये भी याद रखिएगा, अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त के शासन काल में ही यूनान का राजदूत था, वो अपना एक दूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्या नाम था?
मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का पुस्तक इम्पोर्टेंट है कि मेगास्थनीज ने कौन सा पुस्तक लिखा था, तो उसने लिखा था इंडिका। इंडिका पुस्तक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और आने वाले जो भी विदेशी यात्री हैं उनका भी नाम बता दीजिए। जैसे कि एक तो हो गया मेगास्थनीज जो कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। एक फाहियान आए थे, फाहियान आपका चंद्रगुप्त टू के समय आए थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। एक आए थे हेनसांग, हेनसांग आए थे आपका हर्षवर्धन के समय, ठीक है। और एक और आए थे जिसका नाम था इब्न बतूता, वो मोरक्को के रहने वाले थे। वो आए थे आपका किस समय, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समय, एमबीटी के समय। 4 को आपका नाम याद रखना है। कौन कौन सा, मेगास्थनीज, हेनसांग, फाहियान और इब्न बतूता, ठीक है। ये 4 नाम आपको याद रखना है। अब किस राजा के समय आए थे ये भी याद रखना है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो पता ही है क्या करना है, वही करके जाइएगा, ठीक है। और अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।